विजय त्रिवेदी जी, वो शख्स जिसने खामोशी से बड़े बड़े काम कर दिए, आज वो उसी खामोशी के साथ पंच तत्व में विलीन हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मनमोहन सिंह जी के लिए इससे बेहतर एक्सप्रेशन आप नहीं रख सकते कि खामोशी से, खामोश रहने वाले आमतौर पर खामोशी से विलीन हो गए। लेकिन इसमें एक शब्द, एक बार और खामोशी को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने सबको खामोश कर दिया। अपने काम से जो भी आलोचक उनके रहे, उनको मनमोहन सिंह ने अपने काम से, अपने एक्शन से, अपनी नीतियों से, अपने जो कानून, संसदीय परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, उससे खामोश किया है। मनमोहन सिंह मतलब देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर वो रहे थे मनमोहन सिंह, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे पास बहुत रहे हैं, हर एक का अपना अपना एक योगदान है। मनमोहन सिंह को भले आप खामोश प्रधानमंत्री कहें, कुछ लोगों ने कमज़ोर प्रधानमंत्री कहे, लेकिन मैं उन्हें हिम्मत वाला वित्त मंत्री और एक ह्यूमन फेस वाला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखता हूँ। हिम्मत वाले प्रधानमंत्री, हिम्मत वाले मुख्यमंत्री के, वित्त मंत्री के तौर पर, क्योंकि हिम्मती वित्त मंत्री इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के आर्थिक संकट से उबारने में उसकी मदद की देश को, और पूरी आर्थिक नीति को, एक पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसको बदल दिया। तो बड़ा एक ऐतिहासिक भी फैसला था और हिम्मत भरा फैसला भी था। हालांकि उसमें नरसिम्हा राव साहब का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने फ्री हैंड दिया, लेकिन सोच जो थी वो मनमोहन सिंह की उसमें रही, तो वो एक बड़ा हिम्मत वाला फैसला किया। दूसरा, प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने एक हिम्मत का फैसला किया जब न्यूक्लियर डील की उन्होंने 2006 में अमेरिका के साथ, और 2008 में उस बिल को संसद में पास करवाया। उसके लिए सरकार गिराने तक की जोखिम उन्होंने ले ली। लेकिन उससे महत्वपूर्ण काम जो याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का, वो था ह्यूमन फेस उनका, जो राइट टू एजुकेशन, क्योंकि उनको समझ में आता है वो जहाँ पर पहुँचे वो पढ़ाई की वजह से ही था। जो उनका ज्ञान था, जो उनकी एजुकेशन थी, उस वजह से वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक पूंजी उस तरह की नहीं थी जो किसी प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरत होती है हिंदुस्तान में। तो राइट टू एजुकेशन जो है, हिंदुस्तान उसका कर्जदार रहना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अगर हमको बढ़ना है तो। दूसरा, राइट टू फूड, जिसके तहत आज भी हम लोग 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो वो राइट टू फूड का योगदान है। मनरेगा एक ऐसी बड़ी योजना रही जिसने, जब दुनिया भर में जिस तरह से आर्थिक संकट आया हुआ था, मंदी का दौर आया हुआ था, उसमें बहुत सारे देश बर्बाद हुए। रशिया जैसे देशों को भी बड़ा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत उस मंदी के दौर से निकल पाया, क्योंकि जो आम गरीब आदमी था उसे मनरेगा के तहत काम मिला, रोजगार मिला, पैसा मिला, और उसी पैसे से मार्केट का भी सर्कुलेशन रहा। तो हम उस मंदी के दौर में भी एक तरीके से, कामयाब तरीके से निकल पाए। वो एक बड़ा फैसला, उसको मैं देखता हूँ कि वो है राइट टू फूड है और राइट टू एजुकेशन है। और तीसरा जो बड़ा फैसला है, वो भी हिम्मत भरा फैसला मैं मानता हूँ, वो था राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जिसे आप कहते हैं। वो किसी भी सरकार के लिए हिम्मत भरे से ज़्यादा जोखिम वाला फैसला था कि अपने गले में घंटी बांधने का काम। लोकतंत्र में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सरकार के कामकाज पर ट्रांसपेरेंसी होने लगे तो मुश्किल होती है। और जब अफसरों ने, NAC ने उसको एडवाइस किया था बिल को, लेकिन जब अफसरों ने बिल दिया तो वो बहुत कमज़ोर बिल था, बहुत कमज़ोर बिल के तौर पर उसको रखा गया था। तो मनमोहन सिंह ने उसको अफसरों को दोबारा भेजा और 102 अमेंडमेंट उसमें किए गए। शायद ही कोई बिल रहा हो जिसमें 102 संशोधन करके उस बिल को मजबूत तरीके से लेकर आया गया, और उसने भी ब्यूरोक्रेसी को, सरकार को एक ज़्यादा जिम्मेदार सरकार बनाने का कदम बढ़ाया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन फेस के तौर पर वो काम करते रहे, और बिना, यही एक बड़ी वजह है कि बिना राजनीतिक पूंजी के, मतलब कोई उनके पास पॉलिटिकल वोट नहीं था, कोई पॉलिटिकल उस तरह की विरासत नहीं थी, उसके बाद ही वो लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उनके काम पर दूसरी बार UPA की सरकार चुनकर आई, तो वो 10 साल रहे। और आज आप देख रहे हैं कि सब दलगत राजनीति से अलग भी, अलग अलग तरह के लोग भी, और कॉमन मैन भी मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान भर से उनके लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, आज पूरा देश उन्हें इसी तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। और तस्वीर एक हर्षवर्धन जी जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, गांधी परिवार, प्रोज एंड कॉन्स, गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे, गांधी परिवार का दबाव रहा, ये सारी चर्चाएं होती रहीं जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन आज वो गांधी परिवार के साथ भी खड़ा हुआ है। राहुल गांधी उनके आखिरी सफर पर उस वाहन में भी मौजूद थे जिसमें पार्थिव शरीर डॉक्टर साहब का रखा हुआ था। इन तमाम चर्चाओं से इतर डॉक्टर साहब वो कर गए जो उन्हें करना था। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था कि
मैं इसे गांधी परिवार के बहुत कोई नहीं मानता हूं कि उनकी वजह से रिश्ता बना रहा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व था, और ये व्यक्तित्व कोई गांधी परिवार के लिए नहीं था। वो चंद्रशेखर जी के लिए था, वो प्रणब मुखर्जी के लिए था, वो इंदिरा गांधी के लिए था, वो अगर हम दूसरी तरह से देखें तो दूसरी सरकारों के समय में भी वही था। तो कोई ऐसा नहीं कि गांधी परिवार के साथ, गांधी परिवार ने बहुत प्रयास किया। गांधी परिवार ने जो मतलब आज के दिन कहते हैं ना कि जब कोई गया तो उसकी चर्चा अच्छी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए। तोप गाड़ी पर, चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सम्मान सहित गए, उस पर राहुल गांधी जी हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनको यह सम्मान है कि वो तोप गाड़ी पर चल रहे हैं, और उस तोप गाड़ी पर राहुल गांधी चल रहे थे, जिन राहुल गांधी की वजह से भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में रहते अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि उनकी कैबिनेट का अध्यादेश प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज राहुल गांधी कम से कम आज शाम को जब बैठेंगे या जब इस तरह की बातें उनको सुनाई देंगी तो सोचेंगे कि कितने बड़े व्यक्तित्व को उन्होंने अपमानित किया, ऐसे उदार व्यक्ति को अपमानित किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में किसी को अपने से खतरा महसूस नहीं होने दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में मतलब एक बहुत शानदार केस स्टडी है, एक किताब है, उनको उस तरह से भी देखा जाना चाहिए। और आज देश और दुनिया से मैं देख रहा हूं, दुनिया भर के नेता उनके लिए जिस तरह की प्रशस्ति गान कर रहे हैं, वो कमाल की बात है। वो नेता के तौर पर नहीं थे, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर, और कितने ऐसे अर्थशास्त्री होंगे कि जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हों। ठीक है, नियति सबको लेकर जाती है, अवसर देती है, लेकिन अवसर जब मिला तो उस जगह पर क्या मनमोहन सिंह अपनी भूमिका के साथ खड़े रहे? निश्चित तौर पर खड़े रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर थोड़ी दूसरी स्थितियां रही, क्योंकि सोनिया गांधी को तब तक पॉलिटिकल कमबैक करना था, वो मजबूरी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकी थी, उनका विदेशी मूल का मुद्दा था। 2004 में बहुत कुछ होने की वजह से ही आए, लेकिन जो मनमोहन सिंह का अपना काम था वो उन्होंने किया। भारत जो थोड़ा अकेला पड़ रहा था तो 1-2-3 न्यूक्लियर डील करके, और सबके विरोध के बाद की, लेफ्ट पार्टियां तो हट ही गई थी। अच्छा, लेफ्ट पार्टी वालों को तो एक रहता है ना कि भाई किसी भी स्थिति में भारत मजबूत हो ना हो, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वो मजबूत होनी चाहिए, तो इसलिए भी वो विरोध करते थे। तो मनमोहन सिंह ढेर सारे विरोधाभासों के साथ अपने व्यक्तित्व को, अपना जो उनका एक पर्सोना था उसको लेकर चल पाए सारे जीवन, इसके लिए भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और भारतीय राजनीति ने भारत के पूरे समाज के जीवन को उन्होंने बदल दिया, इसके लिए बार बार प्रशंसा की जानी चाहिए। आज की जनरेशन शायद थोड़ा सा समय हो जाए तो ना ध्यान हो, इतनी तेजी में स्मार्टफोन बदल गए, इतनी तेजी में गाड़ी बदल गई, हर ब्रांड मिलने लगा, ये सब अगर इसकी बुनियाद बढ़ी तो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जुलाई 1991 के बजट से पड़ी। इसको बार बार दोहराया जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए। और जब जब उनकी तारीफ हुई, चाहे वो देश में बात करें चाहे विदेशों में बात करें, विदेशी नेताओं से उनके संबंधों की बात करें समीर जी, तो सबसे पहले उनकी आर्थिक समझ को लेकर उनकी तारीफ हुई। चाहे ओबामा का उनके लिए कहना कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि बेहतरीन आर्थिक समझ डॉक्टर साहब के पास है। तो सबसे ज्यादा चर्चा उनके आर्थिक सुधारों को लेकर, उनकी आर्थिक समझ को लेकर ही होती रही है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि मनमोहन सिंह जी का जो वित्त मंत्रालय के रूप में जो कार्यकाल रहा है, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने काम किया था, तो ये हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मनमोहन सिंह का, उसकी तुलना अगर मैं उनके 5 साल के वित्त मंत्रालय के रूप में करूँ तो मुझे लग रहा है उन्होंने बहुत ऐतिहासिक और बेहतर फैसले उस वित्त मंत्री के रूप में लिए थे। लेकिन इसका श्रेय मुझे लगता है कि नरसिम्हा राव को भी दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे वित्त मंत्री को चुना जो कोई पॉलिटिकल इसका एम्बिशियस नहीं था, जो एक अर्थशास्त्री था। और ये नरसिम्हा राव ने माना कि मुझे आगे वित्त की बहुत समझ नहीं है, और सरकार उस समय जो देश जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि जब वो शपथ ग्रहण करने वाले थे नरसिम्हा राव, उसके 2 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रन ने एक नोट दिया था और बताया था कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। और जब देश की $1 अरब तक पर आ गया था देश का फॉरेन रिजर्व भंडार, उस समय अगर नरसिम्हा राव ने संभाला, उसके बाद वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने जो भूमिका निभाई है, हालांकि उनको पूरी छूट प्रधानमंत्री की तरफ से मिली थी नरसिम्हा राव की तरफ से, और जो लगातार उन्होंने जो काम किया उसका असर ये रहा कि 3 साल के अंदर $10 अरब तक फॉरेन रिजर्व चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा कार्यकाल उनका रहा है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री के रूप में। और उसके बाद उनका जो 5 साल का वित्त मंत्री का कार्यकाल रहा, और जब सोनिया गांधी को 2004 में प्रधानमंत्री चुनने की स्थिति आई
कि किसे चुनना है। तो मुझे लग रहा है मनमोहन सिंह का जो 5 साल का एक कार्यकाल रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, वो भी एक बड़ा कारण रहा होगा। और उसके साथ एक बड़ा कारण ये भी रहा कि पार्टी में रहने के बाद भी वो एक नेता नहीं थे कभी भी। सोनिया गांधी इस बात को जानती थी कि यह कभी किसी के लिए थ्रेट नहीं बनेंगे, कभी किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और खासतौर से गांधी परिवार के प्रति जो एक समर्पण का भाव उन्होंने रखा, जो प्रधानमंत्री बनने के पहले भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने किया, लेकिन बड़े निर्णय बहुत खामोशी से उन्होंने लिए। मुझे लगता है कि जब वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो उसके बाद जब वोटे तो उनके निर्णयों की इतनी चर्चा नहीं हुई, जो बाद में समझ में आया कि मनमोहन सिंह ने क्या लिया। और उन्होंने कहा था कि जब मेरे बारे में इतिहास लिखा जाएगा तो उसके प्रति वो थोड़ा उदार होगा, मेरा मूल्यांकन होगा। तो आज मनमोहन सिंह ने जो बेहतर काम किया उसकी चर्चा हो रही है। और आज ये बता रहा है कि आज जब उनका निधन हुआ है तो अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों से संवेदनाएं आ रही है। बहुत कम होता है कि एक जब प्रधानमंत्री इतने लंबे समय 10 साल से ज़्यादा वो जब बाहर रहे तो उसके कामों को याद किया जाए और दुनिया भर से उनको शोक संदेश मिले। आज मैं सुबह से देख रहा था सोशल मीडिया पे दुनिया के ऐसे तमाम देशों के जो छोटे छोटे देश है, जिस समय मनमोहन सिंह की उनसे बात हुई कि देश के राष्ट्राध्यक्ष है, वो आज वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह के साथ अपने बिताए हुए समय को, या मनमोहन सिंह उनके देश में गए थे तो उसका जिक्र उन्होंने किया है। और मनमोहन सिंह को सबने एक बेहतर इकोनॉमिक्स, हिंदुस्तान को जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी एक ऐसे वित्त मंत्री की जो आर्थिक उदारीकरण की तरफ देश को बढ़ाए और जो देश एकदम रसातल पे चला गया आर्थिक रूप से, उसे बाहर निकाले। तो मुझे लग रहा है कि मनमोहन सिंह उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे। नरसिम्हा राव की चॉइस बहुत अच्छी थी और उस चॉइस को उन्होंने पूरी तरीके से निभाया। और उसके बाद जब अटल बिहारी की सरकार आई तो मुझे लग रहा है जब अटल बिहारी ने यशवंत सिन्हा से ये कहा, बाद में जसवंत सिंह से कहा कि मनमोहन सिंह से आप मिल लेना जब आर्थिक स्थिति पे आपकी चर्चा करना हो, तो जब जसवंत सिंह मिलने गए या यशवंत सिन्हा उनसे मिलने गए तो मुझे लग रहा है ये उनका एक अचीवमेंट है, ये उपलब्धि थी कि 5 साल में उन्होंने एक इतना काम किया था कि उसमें से कई चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। और आज भी मोदी जिस तेजी से देश का विकास कर रहे हैं, आर्थिक स्तर पर भारत को जिस ऊपर लेकर जा रहे हैं और दुनिया की तीसरी इकोनॉमी को ले जा रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका 1991 से लेकर 1996 तक का जो कार्यकाल रहा है मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री के रूप में, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। एक गड्ढा जो था, उस गड्ढा भरने की जो काम था वो मनमोहन सिंह ने बखूबी किया, लेकिन कभी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि भाई मेरे वित्त मंत्री रहते मैंने इतने रिफॉर्म किए, मेरे पहले देश की ये हालत थी, अब देश की हालत क्या है। 5 साल जब अटल जी की सरकार आई तब भी वो कई मामलों पर उनको लगता था तो वो सरकार की आलोचना भी करते थे और कई मामलों पर सरकार को सलाह भी वो देते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया ऐसा नहीं रहा। वो बहुत कूल, काम रहे, सहज रहे। पार्टी के नेताओं के साथ उनके संपर्क अच्छे रहे, सहयोगी दलों के साथ उनका मिलना जुलना रहा और विपक्ष के लोगों के साथ भी वो काफ़ी मिलते थे। हालांकि एक राजनेता नहीं थे तो जब विपक्ष से लोकसभा में आलोचना होती थी तो बहुत असहज हो जाते थे। और इसी अवस्था में उन्होंने जब पहली बार जब उनका अटल जी ने मतलब आलोचना की थी तो वो इस्तीफा देने के मूड तक चले गए थे, क्योंकि वो एक राजनीति से सहज नहीं थे। लेकिन बाद में वो एक परिपक्व राजनेता भी बने, उन्हें समझ में आया कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है। उन्हें सहज थे समीर जी, कितने सरल थे। जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 में कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने जिक्र किया कि एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, एक ऐसा कर्ज जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता, ये सम्मान मुझे मिला, मैं हमेशा गौरवान्वित महसूस करता रहूंगा, मुझे हमेशा गर्व होता रहेगा। ऐसा सरल व्यक्तित्व जो आज पंचतत्व में विलीन हो गया है और पीछे छोड़ गया है अपने बहुत बड़े बड़े योगदान।